नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो हमारी बात चल रही थी जनरल साइंस की। जनरल साइंस में आज हमारा टॉपिक होगा विद्युत एवं विद्युत के अनुप्रयोग और उनके जो भी गुण हैं वो, और ओम का नियम वगैरह वगैरह, इससे संबंधित हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि हमारे एलडीसी, सीईटी और पशु परीक्षण भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले। तो सभी जुड़ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। सामान्य विज्ञान हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात कर रहे हैं पहले प्रश्न से। जो पहला प्रश्न है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, जो एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, माइनस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम, प्लस 1.9 इंटू 10⁻−16 कूलाम, प्लस 1 - 1.9 इंटू 10⁻−16 कूलाम। ये 10 की घात में है, 19, 10⁻19, 10⁻16 और 10⁻16। ये सही से नहीं हुआ है तो ये आप देख लीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी से हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम। ये किसमें होता है? हमारे एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम होता है। ये हमारे प्रोटॉन पर होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर आवेश माइनस होता है, तो माइनस में 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलाम जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर होता है। और आवेश की प्रकृति कैसी होती है? तो माइनस आ रहा है तो नेगेटिव प्रकृति होती है। ये भी याद रखना, ये प्रकृति किस प्रकार की होती है इलेक्ट्रॉन पर? नेगेटिव। इसके बाद बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न क्या है? ये सभी जो प्रश्न है, ये सभी प्रश्न जो पुराने पेपर में आए हुए हैं, और सबसे शुरू के 10-12 क्वेश्चन तो एलडीसी के 2018 के प्रश्न ही उठाए हैं हमने। जो एलडीसी 2018 का पेपर हुआ था उसी के प्रश्न हैं, सब लगभग 15 से 20 प्रश्न शुरू के। फिर दूसरे भी और पुराने पेपर्स में आए हुए क्वेश्चन ही हैं। चलिए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। तो दूसरा प्रश्न क्या है? विभिन्न मान के कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़कर उन्हें बैटरी जोड़ने पर विभिन्न प्रतिरोधों में प्रवाहित होने वाली धारा एवं उनके मध्य विभवांतर। यानी कि ये कह रहा है कि भाई कई प्रतिरोधों को समांतर क्रम में बैटरी से जोड़ा जाता है, तो उनमें प्रवाहित होने वाली धारा उनके सिरों पर विभवांतर के विभिन्न प्रतिरोधों के लिए भिन्न भिन्न होंगी, सभी प्रतिरोधों के लिए समान होगी, और धारा का मान समान होगा, लेकिन विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर का मान भिन्न भिन्न होगा। और लास्ट क्या है? धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, लेकिन सभी प्रतिरोधों के विभवांतर का मान समान होगा। अगर समांतर क्रम में जोड़ा गया है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर देखते हैं तो विभवांतर तो एक समान होगा। तो इनमें विभवांतर समान किसमें दे रखा है? तो पहले में नहीं दे रखा, दूसरे में नहीं दे रखा, दूसरे में तो प्रतिरोध यानी आर समान दे रखा है, और तीसरे वाले में धारा यानी आई समान दे रखी है, प्रतिरोध अलग अलग दे रखा है, सॉरी विभवांतर अलग अलग दे रखा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? विभवांतर दो सिरों के बीच का होता है तो वो समान होगा, और जो अलग अलग रेजिस्टेंस लगाए जाएंगे, अलग अलग प्रतिरोध लगाए जाएंगे, तो समांतर क्रम में जो अलग अलग प्रतिरोध होंगे तो उनमें धारा अलग अलग प्रवाहित होगी। यानी कि धारा का मान इनमें अलग अलग होगा और सभी प्रतिरोधों के लिए विभवांतर समान होगा। कब होगा? जब परिपथ को हम समांतर क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ेंगे, तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा धारा भिन्न भिन्न होगी, और उनके बीच का मध्य का विभवांतर असमान होगा। यानी कि विभवांतर तो हम दो बिंदुओं के बीच में मापते हैं, तो दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो v हो जाएगा, और इनके बीच में जो जो जितने प्रतिरोध लगाए जाएंगे उन अलग अलग प्रतिरोधों के में अलग अलग धारा का मान होगा। ये हमारा आंसर डी करेक्ट हो गया। इसके बाद बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तीसरा प्रश्न क्या है? एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, एक प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर या डिस्ट धारा जनरेटर, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर। ये तो हमारा एसी जनरेटर हो गया और ये डीसी जनरेटर हो गया। में महत्वपूर्ण अंतर है, यानी कि क्या अंतर है एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में? तो एक क्वेश्चन आपके लिए कि भाई जनरेटर जो होता है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए, तब तक इसकी बात करते हैं एसी और डीसी जनरेटर की। तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर, एसी जनरेटर एक विद्युत चुंबक होता है जिसमें डिस्ट धारा जनरेटर एक स्थायी चुंबक होता है। यानी कि जो डिस्ट धारा डीसी डीसी जनरेटर तो एक स्थायी चुंबक होता है, पर एसी जनरेटर एक विद्युत चुंबक होता है। ये कोई अंतर नहीं हुआ। डिस्ट धारा जनरेटर यानी डीसी जनरेटर उच्च वोल्टता पर उत्पन्न करता है, और एसी जनरेटर भी उच्च वोल्टता
प्रदर्शित करता है, यानी उत्पन्न करता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया हमारा। जो एसी जनरेटर होता है उसमें सर्पी विलय पाए जाते हैं, सही है, सर्पी विलय पाए जाते हैं। जबकि डीसी जनरेटर में एक द्विपरिवर्तक पाया जाता है। तो ये आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। जो महत्वपूर्ण अंतर है इनके बीच में, इसमें तो सर्पी विलय पाया जाता है, जबकि डिस्ट धारा या फिर डीसी जनरेटर में सर्पी विलय की जगह पर दिग परिवर्तक पाया जाता है। ये आंसर डी करेक्ट हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो पुराने पेपर्स में आए हुए हैं, इसी कारण इतने बड़े बड़े हैं। तो इसके बाद बात करते हैं, तो एक जनित्र में, चौथा प्रश्न है, एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा, एक जनित्र में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नियम उपयोग में लेने, यानी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करनी है, यानी प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग में लेंगे। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, एम्पियर को तैरने का नियम, मैक्सवेल के कार्क पेच का नियम और फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो कौन सा जो है वो इसमें मतलब कि काम में लेंगे। तो उसकी बात करते हैं, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यानी प्रेरित विद्युत धारा, जो प्रेरित विद्युत धारा है उसके लिए, उसकी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए जनरेटर में, यानी दाएं हाथ का नियम किस काम में आता है, एक तो जनरेटर में उपयोग में आता है, और प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए काम में आता है। यानी जो दाएं हाथ का नियम है राइट हैंड रूल, जो राइट हैंड रूल है वो धारा की दिशा को बताता है और जनरेटर में काम में आता है। कौन सा हो गया तो हमारा, तो कौन सा है, राइट हैंड रूल, ये हो गया हमारा। इसके बाद देखें, तो इसके बाद बात करते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम मोटर के लिए उपयोग में आता है, जो विद्युत मोटर होती है उसके लिए उपयोग में आता है। और ये किसका पता बताता है, तो ये फोर्स का, यानी बल का बताता है। चुंबकीय जो बल जो लगता है, चुंबकीय बल या फिर जो विद्युत वाहक बल लगता है, चालक का विद्युत वाहक बल लगता है, उसको, उसकी दिशा को प्रदर्शित करता है। यानी इसमें जो अंगूठा और दोनों उंगलियां होती है वो तीनों आपस में किस प्रकार होते हैं, लंबवत होते हैं। यानी बीच की उंगली, बड़ी उंगली और साइड, ये अंगूठे के पास वाली उंगली और अंगूठा, तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद बात करते हैं पांचवें प्रश्न की। पांचवा प्रश्न क्या है हमारा, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है, कुंडली के हर, ये क्वेश्चन हमारे 2018 का क्वेश्चन है एलडीसी का। तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 2018 में पेपर जो हुआ था उसका पता नहीं, पर उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली में धारा की दिशा एक बार बदलती है, कुंडली के हर 2 चक्कर में, एक चक्कर में, आधे चक्कर में और एक चौथाई चक्कर में। तो कितने चक्कर में जो है वो, मतलब कि कुंडली की धारा की दिशा बदलती है, तो आधे चक्कर में। आधे चक्कर में क्या बदलती है, मोटर, वो जो विद्युत मोटर होते हैं, एक प्रत्यावर्ती धारा की विद्युत मोटर में कुंडली की धारा की दिशा, जो कुंडली होती है उसमें धारा की दिशा बदलती है, एक बार बदलती है, तो कुंडली के हर आधे चक्कर में, हर कुंडली का जो हर आधा का चक्कर होता है उसमें धारा की दिशा 2 बार बदलती है, एक बार बदलती है। और पूरा एक चक्कर होता है उसमें 2 बार बदलती है। कितनी बार बदलती है, कुंडली के एक पूरे चक्कर में तो 2 बार बदलती है, और आधे चक्कर में एक बार बदलती है। क्या बदलती है, धारा की दिशा। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न क्या है हमारा, तो छठे प्रश्न की बात करते हैं, तो घरों में अधिकतम 15 एम्पियर की धारा के लिए विद्युत वितरण परिपथ में फ्यूज तार बनना होता है। जो फ्यूज तार, डायरेक्ट क्वेश्चन है 15 एम्पियर की, ध्यान मत दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई फ्यूज तार किसका बना होता है। जो 37% शीशा का, 63% टिन का, 100% तांबे का, 63% शीशा और 37% टिन, और 50% शीशा व 50% टिन। तो जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है, 37% शीशा, 37% तो हो गया शीशा, और 37% शीशा और प्लस 63% टिन का। जो टिन और शीशा दोनों का बना होता है फ्यूज तार, जिसका गलनांक बहुत कम होता है। गलनांक कम होता है क्योंकि फ्यूज तार जो होता है वो मतलब किसके लिए काम आता है, शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए फ्यूज तार काम में लिया जाता है। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न क्या है, शुष्क सेल एक तरह का, जो शुष्क सेल है, जो कौन सा सेल है, प्राथमिक सेल। शुष्क सेल है किस प्रकार का सेल है, प्राथमिक सेल है, प्राथमिक संचायक सेल है शुष्क सेल। वो कि एक बार का प्राइमरी सेल है, सेकेंडरी सेल है, लेड एसिड सेल है और निकल आयरन सेल है। जो शुष्क सेल को इस प्रकार का है, प्राइमरी सेल है, यानी प्राइमरी सेल को क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो शुष्क सेल है वो किस प्रकार का सेल है, प्राथमिक या फिर प्राइमरी सेल है। बाकी सेकेंडरी सेल जो होता है उसको बार बार यूज में लिया जाता है, बट जो प्राइमरी सेल या फिर प्राथमिक सेल होता है उसे
एक बार ही उपयोग में लिया जाता है, एक बार उपयोग में लिया जाता है। जिसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो लेगलांसी सेल और डेनियल सेल और शुष्क सेल, ये जिसमें किसमें आते हैं, प्राइमरी सेल्स में आते हैं। इसके बाद बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न क्या है, किस सेल का विद्युत वाहक बल, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, ये क्वेश्चन है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल उसके दोनों टर्मिनलों के बीच का बल है, बंद परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की वोल्टता है, खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता है, या फिर सेल की प्लेटों के मध्य बहने वाली धारा है। तो जो विद्युत सेल का विद्युत वाहक बल है वो क्या है, एक खुले परिपथ में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक खुले परिपथ में दोनों टर्मिनल होते हैं उनके बीच की अधिकतम वोल्टता होती है, यानी खुले परिपथ में दोनों टर्मिनलों के बीच की अधिकतम वोल्टता को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, सी करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न क्या है, सेकेंडरी सेल वह होते हैं जिनका पुनःभरण हो सकता है, जिनका पुनःभरण नहीं हो सकता, जिनका विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट से ज़्यादा होता है, जो सिर्फ एक ही बार उपयोग में लिए जा सकते हैं। जो सेकेंडरी सेल किस प्रकार के सेल होते हैं, जो कि जिनका पुनःभरण हो सकता है, यानी कि पुनः यूज हो सकता है, रीयूज हो सकता है, इनको रिसाइकल करके रीयूज किया जा सकता है, यानी कि सेकेंडरी सेल जो होते हैं उनका पुनःभरण हो सकता है, यानी कि बार बार उपयोग में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो जिनका पुनःभरण नहीं हो सकता और एक ही बार में उपयोग में आते हैं वो कौन से हैं, प्राथमिक सेल हैं। किस प्रकार के, प्राथमिक सेल हैं। ये भी याद रखना, प्राथमिक सेल का पुनःभरण नहीं होता और जो एक ही बार उपयोग में लिए जाते हैं। बाकी सेकेंडरी सेल को हम 2 बार उपयोग में ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, कई बार उपयोग में ले सकते हैं, जिनका पुनःभरण हो सकता है। अगला प्रश्न, 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है, किसी चालक तार के प्रतिरोध R उसकी लंबाई पर निर्भरता निम्न प्रकार है। इस ऑप्शन को छोड़ दें तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं ऑप्शन में सही, मतलब कि अनुक्रमानुपाती या फिर समानुपाती नहीं सही आ रहा है तो डायरेक्ट बात करते हैं। जो R, प्रतिरोध को R से लिखते हैं, तो प्रतिरोध जो होता है उसकी लंबाई, यानी लंबाई के तो समानुपाती होता है, L यानी कि लंबाई के समानुपाती होता है, और किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके अनुप्रस्थ काट के। जो आर है, फिर से बात करते हैं, आर जो है वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, सी सॉरी कौन सा ऑप्शन हो गया, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा, वो ऑप्शन ही नहीं है। तो आर जो होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, उसकी लंबाई के। चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और इसके अलावा बात करें तो चालक तार का प्रतिरोध जो होता है उसके अनुप्रस्थ काट के, चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये भी नोट कर लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन पहले आया हुआ है, पहले लंबाई पूछी थी, तो अब कौन सा पूछेगा, अनुप्रस्थ काट भी पूछ सकता है और उल्टा भी पूछ सकता है इसका, यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। इसके आगे वाला क्वेश्चन की बात करें तो 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न क्या है इसके आगे वाला, तो वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, वह परिघटना जिसमें किसी चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है, यानी किसी किसी चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबकीय फ्लक्स, बदलता हुआ चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो किसी चालक में प्रेरित धारा को, मतलब क्या करता है, प्रेरित धारा को क्या करता है, प्रेरित धारा को उत्पन्न करता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव, ताप विद्युत प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो इसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फिर विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो क्या होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि किसी चालक तार का, जो चालक तार होता है उसमें, यानी कि किसी चालक या फिर चालक तार में चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय क्षेत्र में जब परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन करते हैं तो उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, उसे ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर बदलना रुक जाएंगे तो धारा उत्पन्न होना बंद हो जाएगी, तो उसे ही चुंबकीय क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया, तो फेराडे ने, माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है उसके 2 नियम दिए हैं, उनकी भी आगे बात करेंगे हम। तो पहले बात करते हैं 12वें प्रश्न की। 12वां प्रश्न क्या है हमारा,
एक विद्युत जनरेटर में, एक विद्युत जनरेटर या फिर विद्युत जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदली जाती है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, उष्ण ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जो एक विद्युत जनरेटर होता है, विद्युत जनरेटर में क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो किस प्रकार की ऊर्जा को बदला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यानी कि एसी और डीसी जनरेटर जो होते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं। और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर, मोटर जो होती है वो क्या करती हैं, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करती हैं। बाकी एसी को डीसी में, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में या फिर डीसी से एसी में इन्वर्टर चेंज करता है, इन्वर्टर चेंज करता है, डीसी से एसी में चेंज भी करता है और एसी से डीसी में भी चेंज करता है। तो ये है हमारा क्वेश्चन, विद्युत जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो विद्युत ऊर्जा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, विद्युत मोटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो 13वां प्रश्न, 13वां प्रश्न क्या है, निम्न में से किस युक्ति में, जो किस युक्ति में विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, जो विद्युत धारा है उसको यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, विद्युत जनरेटर, बैटरी, कंप्यूटर, विद्युत मोटर। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा चेंज किया जाता है, विद्युत मोटर के द्वारा। इलेक्ट्रिक मोटर जो होती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, जो विद्युत ऊर्जा होती है, यानी विद्युत धारा होती है, विद्युत ऊर्जा होती है, उसको किस में चेंज किया जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसको यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में कौन चेंज करता है, विद्युत मोटर, मोटर चेंज करती है। और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में विद्युत जनरेटर चेंज करता है। और बैटरी में किस प्रकार के मतलब कि करंट पाया जाता है, तो डीसी, जो डीसी करंट होता है, डिस्ट धारा, डिस्ट धारा, डीसी करंट या फिर जो डिस्ट धारा होते हैं वो किसमें पाई जाती है हमारे, तो वो पाई जाती है हमारे बैटरी में। तो बैटरी में किस प्रकार की धारा पाई जाती है, तो ये भी याद रखना, तो डिस्ट धारा या फिर डीसी करंट पाया जाता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या है, डिस्ट धारा की आवृत्ति है, जो डिस्ट धारा होती है उसकी आवृत्ति होती है 0, 50 हर्ज, 100 हर्ज, 220 हर्ज। तो डिस्ट धारा होती है उसकी आवृत्ति कितनी होती है, 0। जो डिस्ट धारा होती है वो एक ही दिशा में बहती है, इसी कारण इसकी आवृत्ति होती है 0 होती है। यानी आवृत्ति की बात करें तो ये जो होती है वो एक ही मतलब कि एक ही परस्पर एक ही तल के लंबवत चलती हैं, परस्पर एक ही तल पर चलती हैं। ये होगी डिस्ट धारा, ये होगी डीसी करंट यानी कि डिस्ट धारा। और जो एसी करंट होता है, एसी करंट होता है यानी कि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है वो पहले तो प्लस में जाती है, फिर माइनस में जाती है, फिर से प्लस में जाती है, यानी इस प्रकार से यह चलती हैं, प्लस में, माइनस में, प्लस में, माइनस में। तो किस एसी धारा जो चलती है वो किस में चलती है, प्लस में से माइनस में और माइनस से प्लस में। और जो एसी धारा होती है उसमें कितनी आवृत्ति होती है, तो 50 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पाई जाती है एसी धारा में, जो कि घरों में उपयोग में ली जाती है। घरों में उपयोग में ली जाने वाली धारा में किस प्रकार की आवृत्ति होती है, तो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है। और डीसी धारा, जो डीसी धारा है उसमें शून्य आवृत्ति होती है, क्योंकि ये इस प्रकार चलती हैं तो शून्य आवृत्ति होती है इसमें डिस्ट धारा में, डीसी करंट में। और इसके अलावा बात करें तो घरों में जो यूज होता है उसमें वोल्टता कितनी होती है, तो 220 वोल्ट होता है, 220 वोल्टता पाई जाती है। इसके बाद बात करते हैं 15वें प्रश्न की। तो 15वां प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है हमारा। तो इस प्रश्न के बारे में बात करें तो लेंज का नियम, जो लेंज का नियम होता है किस राशि के संरक्षण का परिणाम है। ये 2018 का जो पेपर हुआ था उसमें 2 शिफ्ट में पूछा गया था, 16 तारीख वाले में पूछा गया था और 9 तारीख वाले में भी पूछा गया था। इतना तक मुझे याद है कि भाई ये 16 तारीख को भी पूछा गया था और 9 तारीख को भी पूछा गया था। इसमें क्या पूछा है कि लेंज का नियम जो होता है वो किस राशि के संरक्षण का परिणाम है। जो लेंज का नियम वो किस राशि के संरक्षण का परिणाम है, आवेश संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का और धारा संरक्षण का। तो किस प्रकार के संरक्षण का परिणाम है लेंज का नियम, तो ऊर्जा संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, उसका परिणाम है कौन सा, लेंज का नियम। इसको मैं थोड़ा विस्तृत में बताऊं तो जब कोई भी मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक होती है उसके जो एक सिरा होता है एस या फिर एन, उसको कुंडली के पास जो ले जाते हैं
तब उसमें भी एस धारा होती है। एस मतलब कि एस जो ध्रुव होता है वो पैदा होता है, जिसके कारण ये इसको प्रतिकर्षित करता है। तो प्रतिकर्षित करता है तो इसको पास ले जाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है। वही कार्य किसके रूप में संचित होता है, तो ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और जब इसे दूर ले जाते हैं, जब इससे हम दूर ले जाना चाहते हैं, तो ये मतलब कि उसके अपोजिट जो होता है उसके ध्रुव के रूप में चेंज हो जाता है, ताकि इनके मध्य आकर्षण हो जाता है। तो इनके मध्य आकर्षण हो जाएगा तो हम दूर ले जाना चाहेंगे, तो भी हमें कार्य करना पड़ेगा। वही कार्य किसमें संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। तो इसी कारण इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है, एक बार फिर से देख लो। तो लेंज का नियम ये कहता है कि जब किसी चुंबकीय एक ध्रुव को, यानी कि एस ध्रुव को हम ले जाते हैं कुंडली के पास, तो कुंडली में भी किस प्रकार का ध्रुव बनता है, एस ध्रुव बनता है। किस प्रकार का, एस ध्रुव बनता है। और जो जब इसको पास ले जाते हैं तो इसके मतलब एस ध्रुव बनता है, तो समान डोनेशन होंगे, तो इनमें समान समान ध्रुव होंगे, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे। इनके मध्य कुंडली और चुंबक के मध्य प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण हमें इसे पास ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। तो वही कार्य किस प्रकार के होगा, ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो ये हो गया लेंज का नियम। और फिर से दूर ले जाएंगे तो इनके मध्य आकर्षण होगा, ये चेंज हो जाएगा एन में। ये ध्रुव जो हो जाएगा, इसका कुंडली में ध्रुव चेंज हो जाएगा एन के रूप में, तो इनके मध्य फिर से आकर्षण होगा। इसको दूर ले जाने के लिए भी कार्य करना पड़ेगा, वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इसी कारण इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम का भी कहते हैं। ये हो गई हमारी आज की क्लास दोस्तों। तो आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और क्लास में, जिसमें विद्युत धारा है उसको पूर्णतः समाप्त कर देंगे। धन्यवाद।